एमरिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को व्यंजन वर्ण तथा उसके उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे और आपको प्रयास मेरा होगा कि जितने भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आते हों सब आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाए। आइए ज़रा देखते हैं। हमने व्यंजन वर्णों को क्लासिफिकेशन कर दिया है, वर्गीकरण कर दिया है। यह क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, उष्मी, संयुक्त व्यंजन, ये वर्गीकरण है इसके। इसमें से क से लेकर जो प वर्ग के व्यंजन हैं इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान दें, इसे वर्गीय व्यंजन या इसका दूसरा नाम क्या है, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन इस तरह से वर्गीय व्यंजन, क्योंकि प्रत्येक 5-5 का वर्ग है इसलिए वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा कहीं न कहीं मुख के अंदर स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्शी व्यंजन के श्रेणी में रखा जाता है। अब पूछा जाएगा स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, आप बताएंगे 25। कहाँ से कहाँ तक है, तो क से लेकर म तक जो व्यंजन है उसको वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन के श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है पूरे क से लेकर अंग तक वो कंठ से होता है। इसी तरह से च वर्गीय व्यंजन का उच्चारण स्थान जो होता है तालव्य से होता है और ट वर्गीय व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है और त वर्गीय व्यंजन का उच्चारण स्थान दंत से होता है और प वर्गीय व्यंजन का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। यानी कहीं से कोई प्रश्न आवे तो पूरा कवर कंठ यहाँ पर है। तालव्य आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, मुख के ऊपर का जो हम खोलते हैं पिछला हिस्सा ये तालव्य होता है। यहाँ से आपका च वर्गीय, मूर्धन्य मुख के ऊपर का अगला भाग जो हम खोलते हैं ये मूर्धन्य के श्रेणी में आता है, तो पूरा ट वर्ग का मूर्धन्य से। इसी तरह से दांत आप देखते ही हैं, दांत से किसका होता है, तो त वर्ग का होता है। इसी प्रकार पर वर्गीय व्यंजन का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। तो ये इनके उच्चारण स्थान है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जो व्यंजन वर्गीय व्यंजन और उष्मी व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन वर्गीय व्यंजन और उष्मी व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यद्यपि इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। जैसे अगर उच्चारण स्थान देखें, उच्चारण स्थान किसका? अंतस्थ व्यंजनों का। तो आइए जरा उच्चारण स्थान देखिए। पहला है य का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तालव्य से है। दूसरा है र का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो मूर्धन्य से है। तीसरा है ल का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो दंत से है। और व का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो दंत्य प्लस ओष्ठ दोनों से है, इसीलिए व्याकरण में इसे दंतोष्ठ के नाम से जाना जाता है। यानी दूसरे रूप में इसको क्या कहेंगे? दंतोष्ठ्य इसे कहते हैं। तो य का तालव्य से, र का मूर्धन्य से, ल का दंत से, व का दंत और ओष्ठ के योग से होने के कारण इसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। अब ये तो हो गया ये, लेकिन अगर आप देखेंगे तो य और व इन दोनों को
य और व को, दोनों को ही व्याकरण में अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। य और व दो अर्धस्वर है। अंतस्थ व्यंजन में य और व दो अर्धस्वर है। इसी प्रकार से र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। तो र लुंठित हो गया। अब बात आती है व, तो अब इसमें ल बचा, तो ल को क्या कहा जाता है? जरा देखिए, पार्श्वरिक व्यंजन कहा जाता है। अर्धस्वर क्यों? क्योंकि जिन व्यंजनों का उच्चारण आधा स्व की तरह हो, माफ करिएगा, आधा स्वर की तरह हो, आधा व्यंजन की तरह हो, उसे अर्धस्वर। जिन व्यंजनों का उच्चारण क्या है? आधा स्वर आधा व्यंजन, इसलिए अर्धस्वर। लुंठित व्यंजन क्या? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हम उच्चारण करते हैं वह वायु लुढ़ुक लुढ़ुक कर चले, कटे जिभ से, मुख से, उसे लुंठित व्यंजन के रूप में जाना जाता है। पार्श्वरिक व्यंजन, जिसके उच्चारण में हवा बगल से पास कर जाए, उसे पार्श्वरिक व्यंजन कहते हैं। अगर तकनीकी रूप से आपको बताएं तो य और व को अर्धस्वर क्यों कहते हैं, जरा इसको भी देखिए। अ धन ई बराबर य, अ धन उ बराबर व। तो अ ई य, अ उ व के योग से बनने के कारण इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। पार्श्वरिक क्यों? हवा पास होने के कारण पार्श्वरिक व्यंजन। और र को लुंठित व्यंजन क्यों? क्योंकि जिन व्यंजनों के उच्चारण में लुढ़ुक लुढ़ुक कर हवा क्रॉस करेगी उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो हम लोगों ने अंतस्थ व्यंजन के बारे में, उनके उच्चारण स्थान, अर्धस्वर किसे कहते हैं, लुंठित किसे कहते हैं, पार्श्वरिक किसे कहते हैं और अर्धस्वर क्यों कहते हैं, एक क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ आपको बताने का प्रयास किया है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आइए, ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में घर्षण के द्वारा ऊष्मा पैदा होती है, यानी जब हम हवा को काटेंगे तो घर्षण होगा और घर्षण के द्वारा ऊष्मा पैदा होती है, उसे ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 स है, जिसको तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स कहते हैं और ह आता है। ध्यान दीजिए, ह एक अपवाद व्यंजन है जिसके उच्चारण में घर्षण के द्वारा ऊष्मा पैदा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको ऊष्मी व्यंजन के श्रेणी में रखा गया है। बल्कि ह का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। तो ह सबसे लास्ट में है, लेकिन हम सबसे पहले क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में किसी प्रकार के घर्षण के द्वारा ऊष्मा पैदा नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको ऊष्मी व्यंजन के श्रेणी में रखा गया है। कहीं कोई बात आती है, आप पूरे तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बातों को रखिए, कोई इस वीडियो के माध्यम से काटने वाला नहीं है। आइए जरा देखते हैं। तो ह एक अपवाद व्यंजन, इसका उच्चारण कहाँ से हो जाता है? कंठ से होता है, यानी क वर्गीय व्यंजन के जैसे कंठ से। अब 3 स है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, जिसको हम लोग प्राइमरी में क्या पढ़ते हैं? छोटा सा, खटकोण सा और सपेरा सा। अब इस तरह से पढ़ते हैं, बड़का सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा। ये जैसे हम लोग पढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर ये सा, ये सा और ये सा, इसको हम लोग जानेंगे। चूंकि तालु से उच्चरित होने के कारण इसे तालव्य स कहते हैं। तालु से उच्चरित होने के कारण तालव्य स कहते हैं। दूसरा है,
इसका मूर्धा से उच्चरित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य स कहते हैं। तीसरा है इसका उच्चारण स्थान दांत से होने के कारण, दांत से होने के कारण इसे क्या कहते हैं? दंत्य स कहते हैं। तो हम लोग क्या जानेंगे, व्याकरण के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा इसे व्याकरण में क्या कहते हैं, या इसमें से किसका उच्चारण तालु से होता है, किसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है, किसका उच्चारण दांत से होता है, आप सब बताएंगे। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, इसका उच्चारण स्थान होता है जो है। इस कारण से इसको तालव्य स मूर्धन्य स कहा जाता है, क्योंकि तालु, मूर्धा और दांत से होने के कारण ये इनका नामकरण पड़ा है। आए इसके आगे जरा देखिए, संयुक्त व्यंजन में हम लोग की किताबों में छ त्र ज्ञ ही रहता है, लेकिन स्र एक अलग से पढ़ाया जाता है, स्र से स्र में। ध्यान दीजिए, जो तत्सम बाहुल्य शब्द होंगे, जिसमें तत्सम बाहुल्य होंगे, संस्कृत निष्ठ होगा, उसी में ये आते हैं। बहुता प्रयोग संस्कृत निष्ठ शब्दों में होते हैं स्र का। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें जरा देखिए, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन है? छ त्र ज्ञ। तो छ त्र ज्ञ कैसे संयुक्त व्यंजन है, जरा इसको भी आप देखें। इस रूप में छ दो व्यंजन क्या है? क धन स बराबर छ, यानी क और खटकोण स मिला छ बन गया। इसी तरह से त्र क्या है? त धन र बराबर त्र। आइए, अक्सर कंपटीशन में ज्ञों को पूछा जाता है, जरा ज्ञों को देखिए किस तरह से। ज्ञों, तो ज्ञों क्या बनता है? ज धन य बराबर ज्ञों। और श्रमिक स, जिसको हम लोग स से श्रमिक कहते हैं, तो क्या होता है? स धन र बराबर स्र। ये तीनों संयुक्त व्यंजन है, चार संयुक्त व्यंजन है, जो क धन स बराबर छ, त धन र बराबर त्र, ज धन य बराबर ज, स धन र बराबर स्र। ये संयुक्त व्यंजन है। अब एक व्याकरण में पूछा जाता है आपसे, क्या द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन क्या है? द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। देखिए, ट वर्गीय व्यंजन के तहत ड और ढ है। ट वर्गीय व्यंजन में ड और ढ है, तो ये ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ये दो पढ़ते हैं हम। अब इसी का परिष्कृत रूप क्या होता है? जब इस पर ये नुक्त लग जाती है तो ये ड़ और ढ पढ़ा जाता है। अब इन्हीं को, यानी इन दोनों को ही द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान दें, ये जो दोनों नीचे वाले हैं ड़ ढ, इन्हीं के द्विगुण व्यंजन, क्योंकि डाली ड और ढक्कन ढ के अपेक्षा दुगुना गुण होने के कारण इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण थोड़ा सा उछाल कर हो, जस्ट टाइप और थ्रो, उछाल कर हो, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उत धन क्षिप्त बराबर उच्छिप्त, तो ये द्विगुण व्यंजन है। अब इस तरह से देखेंगे तो एक प्रश्न आता है, क्या हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो जैसे ही पूछेगा कितनी है, तो आप 25 वर्गीय व्यंजन बताएंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन बताएंगे और 4 ऊष्मी व्यंजन बताएंगे। तो 25 और 4 29 और 4 33 आए। यानी अगर मैथमेटिकल आपको हम बताने का प्रयास करें तो वर्गीय व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस ऊष्मी व्यंजन
अब इस सभी को अगर आप जोड़ देंगे, टोटली में कर देंगे, तो आप देखेंगे तो 25 + 4 + 4 बराबर 33 ही आपके 33 ही आपके क्या होंगे, व्यंजन होंगे। ये द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन एक ही कहते हैं, जो डाली ड और ढक्कन ढ के अपेक्षा दुगुना गुण होने का द्विगुण व्यंजन, और जिन व्यंजनों को उछाल कर जैसे थ्रो कर कर बोला जाए उसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। अब ये देखिए, आप अगर व्यंजनों की संख्या हिंदी में गढ़ेंगे तो 33 बताएंगे। अब चीजें क्या है कि जब ओवरऑल आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो आप टोटलिटी में जब वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो आप 11 स्वर को जोड़ देंगे, 11 स्वर प्लस 1 अनुस्वार प्लस 1 विसर्ग, यानी आपको समझाने के लिए 2 अयोग्यवाह वर्ण जोड़ जाएंगे, अंग और अ। इसके बाद प्लस 33 व्यंजन, उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 2 द्विगुण व्यंजन। अब इसको आप टोटल जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएंगे, 11। इस प्रकार आप देखें 11 + 1 13, 11 + 1 12, 1 13, 13 और 33 जोड़ देंगे 46, 4 50, 2 52। तो अगर पूछा जाएगा हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या आप बताएंगे 52 है। ये 52 बताएंगे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या निर्धारित की गई है। अब जरा देखिए, कुछ आगत शब्द है, विदेशी शब्द है जो हिंदी में बहुतायत प्रयोग होते हैं, जरा उस पर आपकी चर्चा कर दें ताकि एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो कौन से शब्द हैं जो आगत हैं या विदेशी हैं, हिंदी में चलते हैं? आइए जरा आगत या विदेशी शब्दों को देखते हैं। आगत या विदेशी वर्ण, ऐसे कौन से वर्ण हैं जो विदेशी हैं और हिंदी में बहुतायत चलते हैं? जरा देखिए कौन कौन। क, ख, ग, क, ख, ग, ज, फ। ये आप नुक्त को जरूर देखिएगा, क, ख, ग, ज, फ। ये विदेशी हैं, ये विदेशी हैं, यानी विदेशी किसके? अरबी तथा फारसी के। ये नुक्त जब लगा दिए जाते हैं तो समझिए ये नुक्त ही, यानी इसको जो लगाया गया है इसको क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। नुक्ता लगाने से ये अरबी फारसी वाले वर्ण हो जाते हैं। इसी तरह से एक यहां पर देखिए यह अर्धचंद्र, यह क्या है? अर्धचंद्र है। ये किसके हैं? अंग्रेजी के, अंग्रेजी के हैं। अर्धचंद्र है, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं? अर्धचंद्र बिंदु। हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचंद्र बिंदु। तो अर्धचंद्र बिंदु के कारण ये क्या है? अंग्रेजी के। तो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा आ देकर और ऐसे आधा चंद्रमा लगा दीजिएगा, पूछा जाएगा किससे हिंदी में आया है, तो बताएंगे अंग्रेजी से। और जितने नुक्ते वाले हैं किससे आए हैं? अरबी या फारसी से हैं। खासकर ज, फ, ये फारसियन वर्ण है, इसको आगत या विदेशी वर्ण कहते हैं। इस तरह से इनका भी प्रयोग हिंदी में बहुतायत किया जाता है। और यही आप अगर जानते हैं तो कहीं से भी हिंदी में व्यंजन वर्ण के बारे में पूछा जाएगा, आप सही उत्तर देंगे और अपने अंक को बचा सकते हैं। इस तरह से
वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से व्यंजनों के बारे में आज समाप्त। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से धन्यवाद।